हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजू मित्रा पर। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th हिंदी के स्पर्श बुक के गद्य खंड के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है लेखक यशपाल द्वारा रचित दुख का अधिकार। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, इस चैप्टर को हम समझेंगे और उसके साथ साथ हम लेखक यशपाल के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th के आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं यशपाल के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है 1903 से लेकर 1976, यानी उनका जन्म किस साल में हुआ था? 1903 में यशपाल का जन्म हुआ था। तो यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में, उनका जन्म फिरोजपुर छावनी एक जगह का नाम है जहाँ सन 1903 में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की शिक्षा जो पढ़ाई वहाँ के स्थानीय स्कूल से, यानी जहाँ फिरोजपुर छावनी के ही स्कूल से प्राप्त की थी। लेकिन हायर स्टडीज़ करने के लिए वो कहाँ चले गए? वो लाहौर चले गए। ठीक है। तो यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों, मतलब क्या होता है, जैसे मूवमेंट्स में, जैसे आपने सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में, आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियाँ की, यानी मूवमेंट किए, रिवोल्यूशंस लाए। तो वही होते हैं बेसिकली कि उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। किसने? यशपाल ने। ठीक है। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। और वो किसके साथ मिले थे? शहीद भगत सिंह के साथ, यानी उनके टीम के मेंबर थे। और उनके साथ मिलकर वो देश को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र कराने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। तो आगे दिया हुआ है यशपाल की प्रमुख कृतियाँ। कृतियाँ का मतलब होता है उनका प्रमुख राइटिंग्स, यानी वो क्या क्या लिखे हैं, यानी उनका साहित्य में कितना बड़ा योगदान है। ठीक है। तो देशद्रोही, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, सभी उपन्यास है। ठीक है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब कहानी है। ठीक है। और सिंहावलोकन ये है आत्मकथा, यानी ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी, यानी इसके लिए उनको ये कहानी के लिए देखो, एक है मेरी तेरी और एक है उसकी बात। ठीक है। इसके लिए उनको क्या मिला था? उनको प्राइज भी दिया गया था, उसको पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। और उनकी कहानियों में कथा रस सर्वस मिलता है। अब ये रस क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये आपका बेसिकली ग्रामर का पार्ट है। ठीक है। चलो, सो वर्ग, संसर्ग, मनोविलेशन और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। तो सोच सकते हो उनके कहानी में कितनी सारी विशेषताएं हैं, वो एक समझ सकते हो कि वो एक विख्यात लेखक थे। ठीक है। चलो तो मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो यशपाल यह मानते थे कि समाज को उन्नत बनाने के लिए क्या एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता। यानी वो क्या चाहते थे कि सब लोग एक समान हो जाएं। वह सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, मतलब इक्वल इकोनॉमी में विश्वास रखते थे। ठीक है। और वो अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी, यानी उसको अपनी रचनाओं में, अपने राइटिंग्स में वो हिंदी शब्दों के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। अब चलो, प्रस्तुत कहानी में फैला अध विश्वासों और ऊंच नीच, जो हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा कहानी है? यस, दुख का अधिकार। ठीक है। तो इस कहानी में हमें क्या दिया है? इस कहानी में हमारे पास है फैला जो अंधविश्वास है हमारे समाज में, जो ऊंच नीच का भेद होता है, यानी अमीर गरीब, छोटे बड़े, जाति वगैरह का जो भेद होता है, उसको उन्होंने इस पार्ट में क्या किया? बेनकाब किया है। यानी ये बताया है कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। ठीक है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। ठीक है। कोई भी हो, दुख तो सबको समान ही होता है, या छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, दुख की अनुभूति सबको समान ही होती है। तो इस कहानी में बेसिकली धनी लोगों की आत्मीयता और गरीबों की मजदूरी को पूरी गहराई से उसके बारे में विश्लेषण किया गया है, उसको उजागर किया गया है। ठीक है। और ये सही है कि दुख सभी को होता है। ठीक है। दुख में मातम सभी कोई मनाता है, दुख के संग सभी कोई दुखी हो जाता है। लेकिन क्या परिदेश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार तक भी नहीं है। तो ये कह सकते हो कि ये हमारी समाज की इतनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने दुख पे रोने का भी अधिकार
नहीं है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी को दुख मनाने का अधिकार होता है और किसी को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पाठ जिसका नाम है दुख का अधिकार। ठीक है, चलिए। तो मनुष्यों की पोशाक उन्हें भिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ठीक है, तो मनुष्यों की जो पोशाक का मतलब क्या है, उनके कपड़े, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। जैसे आप देखोगे कि कोई एकदम अच्छा आयरन कपड़ा पहन के घूम रहा है, लोग बोलेंगे क्या कि वो रईस है, या कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के घूमता है तो वो उसे लोग भिखारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे स्कूल्स के भी अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, हमारे जो देश के पुलिस है, जो आर्मीज हैं, जो सेना वगैरह है, उनके भी अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। ठीक है, हमारी जो पोशाक है, हमारे ड्रेसेस, जो हमारे कॉस्ट्यूम्स है, ठीक है, प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। ठीक है, तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो पोशाक से ही लोग हमारे, यहाँ तक कि कहा गया है कि किसी भी इंसान को उसके कपड़े से मत जज करो, उसके कपड़े से उसको मत पहचानो, लेकिन फिर भी हमारा समाज हमें कपड़े से ही हमें जज करता है और ये हमारी समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन के आता है तो उसे लोग अमीर समझते हैं और फटे पुराने कपड़े वाले को लोग गरीब समझते हैं। ठीक है, कोई किसी की इंटरनल ब्यूटी यानी आंतरिक जो सुंदरता है उसको नहीं देखता है। ठीक है, वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप अच्छे खासे कपड़े पहन के चले जाओ तो सब कोई आपकी इज्जत करेंगे, सब कोई आपके बारे में पूछेंगे वो कौन है, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाते हो तो कोई भी आपको नहीं पूछता, आपका इज्जत एकदम ख़त्म सा हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारे समाज की बोल सकते हो ये एक लिमिटेशन है, एक डिस्पैरिटी है कि हमारे समाज में कपड़े से ही लोगों को जज किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हम जरा नीचे झुक जाए, कि जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम जो समाज के जो जहाँ जो लिमिटेशंस है, जो डिस्पैरिटीज है, यानी छोटे बड़े का जो भेदभाव है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसको समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि छोटे बड़ों का भेदभाव ख़त्म हो जाए, लेकिन उनका जो क्या होता है, उनका जो पोशाक होता है वो इसे करने में सहायक नहीं सिद्ध होता है। जैसे यहाँ दिया, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, जब सब समझ सकते हो आप, जब आप बेसिक सा बहुत अच्छा कपड़े पहने हो, कोट वगैरह अच्छा से, जूते वगैरह, घड़ी वगैरह पहने हुए हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको ये बेसिकली बंधन बना देती है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स ला देती है कि आप झुक के जैसे छोटे लोगों के साथ मिंगल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नीचे गिरा जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। ठीक है, तो यहाँ किया गया है कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरा जाने देती और उसे धीरे धीरे गिरने देती है। सपोज आप देखो कि हमारी पतंग उड़ रही है, ठीक है, आपने बचपन में भी बहुत बार देखा होगा, हम पतंग उड़ाते उड़ाते जब हमारी पतंग कट जाती है बेसिक, तब क्या होता है, वो सीधे ज़मीन पर तो नहीं गिर जाती, ठीक है, वो धीरे 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 हवा के कारण धीरे धीरे, तो बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं और कुछ दूर जाके पतंग थोड़ी देर के बाद गिरती है। तो उसी यहाँ कंपैरिजन किया गया है, एक इंसान को यहाँ पतंग की उपमा देते हुए, पतंग के साथ उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना करते हुए कहा गया है क्या कि वह इंसान जो क्या होता है बेसिकली ऊंचा है, ऊंचा यहाँ कद से नहीं बात कर रहे हैं, ऊंचा हम बात कर रहे हैं उसके हैसियत से। ठीक है, यानी वो बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह पहना हुआ है तो उसे क्या होता है कि उसे डायरेक्टली झुक के और जो गरीब के साथ मिंगल करने में, उससे बातचीत करने में ये पोशाक ही है जो उसका बंधन, उसका अड़चन बन जाती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे देखते हैं। बाजार में फुटपाथ पर, यानी मार्केट में क्या होता है, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अंधेर उम्र की औरत बैठी रहती है। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख सकते हो बेसिकली एक औरत बैठी हुई है और यहाँ खरबूजे रखे हुए हैं, जितने टोकरी में अट पाए उन्हें टोकरी में रखे हैं और कुछ नीचे भी खरबूजे रखे हैं। खरबूजा क्या होता है बेसिकली, एक फ्रूट होता है, ठीक है, आपने खाया ही होगा। ओके, तो यहाँ एक औरत बैठी है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा उम्र की है, एकदम बूढ़ी सी लग रही है, ठीक है, और वो बैठी है और क्या बेच रही है, खरबूजे बेच रही है। ठीक है, खरबूजे बिक्री के लिए थी परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता।
तो यहाँ सवाल किया गया है कि खरबूजे तो उसने बेचने के लिए लाए थे, लेकिन उसको खरीदने के लिए कौन आगे बढ़ता। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यही है कि क्या है बेसिकली कि जो हमारा जो पोशाक है वो हमें क्या करती है, झुकने नहीं देती है। सपोज करो बहुत जब आप एकदम रईस हो जाओगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फुटपाथ पर के कपड़े पहनो या मॉल के कपड़े पहनो, आप कौन सा प्रेफर करोगे। तो यही बात है बेसिकली, जब एक टाइम के बाद जब हमारा स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है तो ये पोशाक हमें क्या करती है कि इतना झुकने नहीं देती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ हमसे बताया गया है। तो खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटना पर रखे फफक कर रो रही थी। तो जो खरबूजे को बेच रही थी वो क्या करती थी, अपने कपड़े में मुंह छुपाए, देख सकते हो यहाँ आप, उसने अपने कपड़े में मुंह छुपाया, वो फफक के रो रही थी, यानी वो जोर जोर से धीरे धीरे जैसे बच्चे रोया करते हैं सिसक कर वैसा रो रही थी। ठीक है, तो क्यों रो रही थी, उसका क्या कारण था, हम वो आगे समझेंगे। ठीक है, ओके। तो आगे देखो क्या दिया, पड़ोसन की दुकान में क्या है, पड़ोस की दुकान में तख्तों पर बैठा या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो गरीब दुखियारी औरत बैठ के खरबूजे बेच रही थी, और जो आस पड़ोस के दुकान वाले जितने भी दुकानदार थे या वहाँ के ग्राहक जो कस्टमर्स थे, वो उस औरत पर देखकर उसके बारे में गजीब सी बातें कर रहे थे। उससे लोग घृणा से उसकी औरत के संबंध की बात कर रहे थे, यानी उसके बारे में भला बुरा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं, लेखक यशपाल क्या कहते हैं कि उस औरत के बारे में देखकर कि वो औरत रो रही है, उनके मन में एक व्यथा सी उठी, यानी उनके मन में क्या एक सोच सी उठी, उनकी भावना सी उठी कि हम भी जाने कि उस औरत के रोने का कारण क्या है और किस तरह हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं, मतलब उसके दुख का हम निदान किस तरह कर सकते हैं, समझे। ओके, तो आगे क्या दिया है, फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। तो इसी तरह बात हुआ कि लेखक भी क्या थे, उच्च कोटि के इंसान थे, उनकी पोशाक भी यहाँ अड़चन बन जाती है कि वो झुक सकें और औरत के साथ क्या हो सके, बैठकर बातें कर सके। ठीक है, तो उनकी पोशाक यहाँ क्या बन जाती है, उनके लिए अड़चन सी बन जाती है। ठीक है, व्यवधान सी बन खड़ी हुई। तो आगे क्या दिया, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। तो एक इंसान वहाँ खड़ा था, वो घृणा से, यानी वो औरत से क्या था बेसिकली, बहुत उसके बारे में कुटिल बातें कर रहा था, यानी उसके औरत के बारे में उसके विपरीत बातें कर रहा था। ठीक है, तो आपके बारे में भी लोग बहुत कुछ बोलते होंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है। ठीक है, ऐसे तो सबके साथ होता ही है। ठीक है, तो एक इंसान क्या करता है, एक तरफ थूकता है और उस औरत के बारे में बोलता है, क्या बोलता है कि क्या जमाना है। ठीक है, क्या जमाना आ गया, यानी एक ऐसा दिन आ गया। ठीक है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। तो अब पता चला असली कहानी क्या है, उसका बेटा क्या हुआ था, जवान बेटा, यानी वो अभी जवान ही था और वो बेसिकली उसका निधन हो गया, वो मर चुका था। और ये बेहया यानी उस औरत के प्रति वो घृणा के शब्द इस्तेमाल करते हुए बोल रहे हैं कि ये अब दुकान लगा कर बैठी है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ आदमी उसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसका बेटा मर गया है, इसके मरे पूरा दिन भी नहीं बीता, यानी आज ही मरा है उसका बेटा, और उस बेटे में के मरने में जाने के बजाय उस बेटे के लिए क्या होता है, बेटे के लिए आंसू बहाने के बजाय ये यहाँ बैठी है ये औरत और दुकान लगाकर बैठी, यानी खरबूजे बेच रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या था ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे। ठीक है, तो दूसरे साहब क्या करते हैं कि अपनी दाढ़ी को, अपनी जो उनके बियर्ड थे उनको खुजाते हुए बोल रहे हैं कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसा ही बरकत देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसका नियत मतलब क्या होता है, सोच। ठीक है, जिसका नियत जितना साफ होता है, मतलब यानी जिसका इंटेंशन जितना साफ होता है, अल्लाह का क्या, अल्लाह मीन्स गॉड, वो वैसे ही बरकत मतलब क्या होता है, बरकत मतलब होता है बेसिकली सक्सेस। ठीक है, मतलब जिसका नियत जितना साफ होता है अल्लाह उसको उतनी ही बरकत देता है, ऐसा एक व्यक्ति का है दूसरे साहब। ठीक है, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। ये मैच बॉक्स बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं कि मैच बॉक्स से ही अपने कान को खुजाते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा
अरे इन लोगों का क्या, मानी यानी वो उस औरत की तरफ घृणा के शब्द करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इससे कहना चाहते हैं वो कि ऐसे लोग के लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ होता है, उसके सामने वो कुछ और चीज़ों को नहीं देखते। ऐसा एक व्यक्ति अपने कान को माचिस की तीलियों से खुजाते हुए कह रहा था। ठीक है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनके लिए क्या, बेटा बेटी धर्म ईमान और खसम लुगाई, यानी उनके बेटे बेटी कुछ भी हो, इनके लिए सारा का सारा चीज़ क्या है, इनके लिए सारा का सारा चीज़ बस उनके लिए रोटी के टुकड़े के समान है। यानी रोटी के टुकड़े के समान वो कुछ और चीज़ों को नहीं देखते, वो रोटी के टुकड़ों के सामने अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है, जो आदमी अपने कानों को माचिस के तीलियों से खुजा रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है बेसिकली। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी ने कहा। ठीक है, तो आगे एक दुकान पे एक लाला जी बैठे थे। लाला जी यहाँ मतलब क्या है, दुकानदार बैठे थे, और वो क्या कहते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है। यानी उसके लिए कोई भी मरे या कोई भी जिंदा रहे, ऐसे लोगों के लिए कोई उसका मतलब नहीं है। ये सब किसके लिए बोल रहे हैं, ये सब उस औरत के लिए जो जो बैठकर खरबूजा बेच रही है, उसके लिए ये सारे क्या घृणा के शब्द निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं कि अपने धर्म ईमान से तो उसको मतलब है ही नहीं, लेकिन दूसरों के धर्म ईमान का, यानी दूसरे के क्या होता है बेसिकली, कि हम बेसिकली क्या करते हैं बेसिकली, ऐसा हमारे समाज में ऐसा रीत है कि जिसके घर में क्या होता है, जिनके घर में किसी की देहांत हुई होती है, जिसकी मृत्यु हुई है तो होती है, तो लोग मृत्यु को यानी मौत को बहुत अपवित्र मानते हैं। ठीक है, वो इसे पवित्र नहीं मानते हैं, और लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इससे दूर रहा जाए, और गलती से उस जिस इंसान के घर मृत्यु हुई है उसके समीप भी आ जाते हैं, तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो अपवित्र हो गए। तो हमारी समाज की एक बहुत बड़ी ये विडम्बना है। ठीक है, तो यहाँ लाला जी क्या कहते हैं कि अपना धर्म ईमान तो वो बेचकर खा रही है, लेकिन हमारे धर्म ईमान का भी तो ख्याल रखें। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता होगा, अगर आप हिंदुइज्म में होगे या एनी कास्ट से होगे, जब क्या होता है बेसिकली, जब हमारे घर में या किसी की मृत्यु होती है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जो उस औरत का बेटा मर गया, तो 13 दिन तक क्या होता है, सूतक रखा जाता है। सूतक का अर्थ क्या होता है, यानी इस टाइम पीरियड में कोई भी एक दूसरे के लोग नहीं चाहते कि जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके संपर्क में वो आए। ठीक है, वो इसे अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाला जी भी वही कहते हैं कि अपने घर में बेटा मरा है, अपना तो धर्म ईमान बेच के वो औरत खा ही रही है, लेकिन सूतक के समय वो आके खरबूजे बेचकर उस आदमी का भी धर्म ईमान बर्बाद कर देगी जो उसके खरबूजे खरीदेगा। ठीक है, ये सोच किसका है, लाला जी का। ठीक है, सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि सूतक होते हुए भी वो बाजार में आकर क्या कर रही है, यहाँ खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक, यानी बहुत लोग यहाँ आते जाते हैं, सब कोई को तो नहीं पता कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। तो लाला जी क्या कहते हैं कि इसके घर में तो सूतक है, ये तो सब कोई आने जाने वाला मुसाफिर तो नहीं जानेगा, लेकिन कोई गलती से भी इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका क्या होगा, धर्म ईमान सब कुछ चौपट हो जाएगा। ठीक है, वो अंधेर में पड़ जाएगा। ये कैसा अंधेर है, यानी लाला जी क्या कहते हैं कि उनसे जो भी औरत के संपर्क में आएगा वो भी अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। ये कौन कहते हैं, ये लेखक यशपाल कहते हैं कि वो उन्होंने जब आसपास पता किया, आसपास के सारे दुकानों में पूछा, तो उन्हें क्या पता लगा कि उनका 23 साल का, उनका 23 बरस का एक जवान बेटा था। ठीक है, वो औरत का जो बैठकर खरबूजा बेच रही थी। ठीक है, घर पर उसकी बहू और पोता पोती भी थे, यानी वो बेटा उनका था, वो उनकी शादी हो चुकी थी, और घर पे उसकी पत्नी और उसके बेटा बेटी यानी उस औरत के बहू और पोता पोती भी थे। लड़का शहर के पास क्या करता था, 1.5 बीघा, व्हाट यू मीन बाय 1.5 मीन्स 1.5। ठीक है,
तो 1.5 बीघा, बीघा क्या है बेसिकली, ये एक मेजरमेंट है जिससे ज़मीन को नापा जाता है, ठीक है। भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निवारण करता था। तो ये क्या होता है बेसिकली, कछियारी क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्लांटेशन टाइप होता है जहाँ हम क्यारियाँ बनाकर उसमें फल वगैरह को उगाते हैं, ठीक है। तो खरबूजों की डालियों बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदा के पैसे बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, ठीक है। तो उनका बेसिकली क्या करते थे, वो खरबूजे उगाया करते थे, ठीक है, समझे। उनके पास शहर के पास 1.5 बीघा जमीन था और वो वहाँ क्या करते थे, खरबूजे उगाया करते थे और उस खरबूजों को उगने के बाद वो बाजार में लाकर इसको बेचा करते थे। तो कभी कभी बेटा ही बैठ जाता था बेचा करने और कभी कभी उसकी माँ बैठती थी, समझे यहाँ तक, ओके। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला में से पके खरबूजे चुन रहा था, ठीक है। तो लड़का क्या हुआ बेसिकली, सुबह के समय ज़्यादा जो लाइट नहीं होता है उस समय को क्या बोलते हैं, मुंह अंधेरे बेलों में क्या करता था, वो खरबूजा को चुन रहा था, यानी अपने वो जहाँ वो ज़मीन था उसका 1.5 बीघा सड़क के किनारे वहाँ जाके खरबूजे तोड़ रहा था। कि बेसिकली क्या होता है कि सुबह जब दोपहर हो जाता है, सुबह का टाइम, तो उस समय वो क्या करता था बेसिकली, जाके उसको बेचता था। सुबह के टाइम ही तो लोग आते हैं ये सब वगैरह फल वगैरह खरीदने, ठीक है। तो सुबह होने के कुछ समय पहले ही वो क्या कर रहा था, खरबूजे जाके अपने क्या था बेसिकली अपने खेतों में से चुन रहा था। तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए और वहाँ आसपास एक सांप था, एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और वहाँ एक सांप था जिस पर लड़के ने गलती से पाँव रख दिया, कैसे, खरबूजा चुनते वक्त। तो सांप ने लड़के को डस लिया और उस सांप ने क्या किया, लड़के को काट लिया और इसी कारण उस बूढ़ी औरत का 23 साल का जवान बेटा मर गया, ठीक है। आगे देखते हैं, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। तो ओझा क्या होता है बेसिकली, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है बेसिकली, सांप वगैरह या बेसिकली स्कॉर्पियंस वगैरह काटते हैं तो लोग क्या करते हैं बेसिकली, लोग डॉक्टर्स में नहीं झाड़ फूक वगैरह में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओझा से बेसिकली क्या होता है, या बेसिकली या तो कुछ ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ जड़ी बूटी वगैरह देते हैं, ठीक है। तो गांव में तो बेसिकली फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं डॉक्टर्स के ज़्यादातर, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि ये ओझा को बुलाकर ले आई, जो झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा अब क्या हुई बेसिकली, नागदेव की पूजा होने लगी, यानी सांपों की वहाँ पूजा की जाने लगी, ठीक है। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, ठीक है। तो ये जो ओझा वगैरह ये जो होते हैं, कोई बहुत लालची टाइप के भी होते हैं और ये बहुत सारा धन आपसे ऐसे ही ठग लेते हैं, बहुत सारा धन ऐसे ही लूट लेते हैं, ठीक है। तो पूजा के लिए दान दक्षिणा भी चाहिए, ठीक है। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में ही उठ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि घर में जो भी सामान थे, जो आटा था, जो अनाज था, वो ऐसे ही दान दक्षिणा वगैरह में ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, ठीक है, समझे। यानी जब झाड़ फुकाई का काम चलने लगा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे उस औरत से डिमांड करने लगे और जिसके लिए उन्होंने घर का अनाज दे दिया, दान दक्षिणा में जो पैसे भी थे सब भी चला गया, ठीक है। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। अब ये भगवाना कौन है, भगवाना उसी लड़के का नाम है, उसी 23 बरस के उसके बेटे का नाम है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या था, भगवाना, ठीक है। यहाँ नाम दिया हुआ है उसका, ये आप याद रखना। बेसिकली एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पूछ सकते हैं आपको कि भगवाना की मृत्यु कैसे हुई, यानी भगवाना, या पूछ सकता है कि भगवाना अपना दिनचर्या चलाने के लिए कैसा कैसा काम किया करता था, वो किसकी खेती करता था, ठीक है। तो भगवाना उसका नाम आप याद रखो, ठीक है। चलो, तो उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भगवाना से लिपट कर रोने लगे, लेकिन भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ फिर कभी नहीं बोला। सर्प के विष ने उसका सब बदन काला पड़ चुका था, यानी सांप इतना जहरीला उससे काटा हुआ था कि उसके कारण उसका सारा का सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। तो हमारा क्या है बेसिकली, इंडिया में या ट्रेडिशन है एक कि मृत्यु के समय लोग बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप करके, बहुत अच्छा कपड़े पहना कर ही लोगों को विदा करते हैं। और मृत्यु के समय क्या होता है कि जो इंसान की मृत्यु हुई है और उसको हम जब ले जाते हैं उसकी अंतिम संस्कार करने के लिए, तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को हम नंगा तो विदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना होगा, ठीक है। चाहे उसके लिए माँ को हाथों की छन्नी कंगना का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे जो गहने वगैरह होते हैं उनको भी
बेचना पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, उसका लास्ट जो राइट था, जो उसका अंतिम संस्कार था, उसको परफॉर्म करने के लिए उसकी माँ को कपड़े लाना था, उसके लिए उसके सारे के सारे चीज़ें जो अंतिम संस्कार के लिए ज़रूरत होती है, और जिसके लिए उनके माँ के पास जितने भी जेवर जेवरात थे, जितने भी छन्नी कंकना थे, वो उनको भी बेचना पड़ गया। ठीक है, ओके। सो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया आपके, भगवाना परलोक चला गया। अब क्या हुआ, भगवाना परलोक चला गया। परलोक चला गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्गवास स्वर्ग को चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। तो घर में जो भी चीज़, खाद्य पदार्थ था, जो भी खाना वगैरह था, जो भी जेवर जेवरात थे, सब उसी में ही पूरा तरह से खर्च हो गया। अब उस औरत के, उस बूढ़ी औरत के घर में बस उसकी बहू थी और उसके पोता पोती थे। उसके अलावा उसके घर में एक कौड़ी, फूटी कौड़ी तक नहीं बच पाई थी। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिल खलाने लगे। ठीक है, बिल बिलाने लगे। तो उसके पिता यानी भगवान तो मर चुके थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये क्या पता, वो सुबह सुबह उठकर खाने के लिए बिल खिलाने लगे, यानी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। तो बच्चे को यही होता है बेसिकली, जब उसे आप खाना नहीं दोगे तो वो बेसिकली बिलखने लगते हैं। ठीक है, तो दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। आप सोच सकते हो, जिस औरत का जवान पति गुजर गया हो तो उसके दुख की तुलना कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ वही होता है कि वो औरत पूरी तरह से क्या होता था, बुखार से तप रही थी। ठीक है, यानी भगवाना की पत्नी। ठीक है, अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, तो इतना छोटा अमाउंट भी दुअन्नी चवन्नी। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये उनको भी कौन उधार देता। ठीक है, तो बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते, अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, इसका मतलब कि और कुछ उपाय भी नहीं था, बस एक ही उपाय था कि वो जाकर बाजार में जो खरबूजे हैं उसको जो डालिया में लेकर बाजार में चली गई, उसको बेचने के लिए, जिससे पैसे आए और जिससे वो अपना गुजारा कर सके। ठीक है, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटना पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। ठीक है, तो कोई कितना भी अपने बाहर से अपने आप को साहस बना ले, लेकिन जिसके घर में 23 वर्ष का जवान बेटा गुजरा हो, उस माँ की पीड़ा को आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए उसकी मजबूरी थी कि वह बाजार में आए कि और वहाँ खरबूजे बेचे, क्योंकि उसकी बहू की तबीयत खराब थी, वो बुखार से तप रही थी, और उनके पोता पोते भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वो जो थी, वो बुढ़िया थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसकी ये मजबूरी थी कि वह बाजार में आकर क्या करे, खरबूजे को बेचे। लेकिन वो क्या था, अपने पुत्र की मौत को भी वो नहीं भुला सकती थी, और इसीलिए वो फफक फफक कर रो रही थी। तो कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। ठीक है, तो लोग इस पर टिप्पणियां करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि कल जिसका जवान बेटा गुजर गया हो, ठीक है, आज वो औरत बाजार में आकर क्या करती है, कि सामान बेच रही है, खरबूजे बेच रही है। इसे लोग क्या समझते हैं, पत्थर दिल समझते हैं, यानी उसके बेटे के मरने के बाद उसको कोई उसका असर नहीं हुआ है, लोग ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो उस पुत्री वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के बारे में सोचने लगा। तो अब लेखक यशपाल करते हैं, वो पुत्र वियोगनी, यानी पुत्र वियोगनी का मतलब क्या होता है, जो पुत्र के वियोग में हो। ठीक है, यानी पुत्र के बिछड़ जाने के पीड़े में हो। इसके बारे में एक फेमस कथा है, आपने पढ़ा होगा, श्रवण कुमार वाला। ठीक है, जिसमें श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उनके माता पिता क्या करते हैं, बेसिकली उसके वियोग में प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर पढ़ना, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, चलो, तो वो यहाँ जो लेखक यशपाल है वो क्या करते हैं कि इसका वो अंदाज़ा लगाने के लिए ये याद करते हैं कि पिछले साल उनके पड़ोस में क्या होता है कि एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ एक दूसरी माता के बारे में सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद, ठीक है, संभ्रांत का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से क्या हो कि वो जो पूरी तरह से सज्ज हो, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसकी कुछ तरह से कमी ना हो। ठीक है, तो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। ठीक है, 2.5 मास का मतलब क्या होता है, 2.5 मास का मतलब होता है 2.5 मंथ। ठीक है, तो सोच सकते हो 2.5 मास मतलब क्या हुआ यहाँ, 75 डेज। ठीक है, यानी वो महिला 75 दिन तक अपने बिछौनों से, अपने बिस्तरा से नहीं उठ सकी थी। यानी पुत्र वियोग में वो इतना ज़्यादा क्या हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुकी थी, उसे पुत्र का सदमा इतना बड़ा लगा था। उसने
15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, यानी हर एक 15 मिनट में वो पुत्र के वियोग में बेहोश सी हो जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक जाते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। तो सोच सकते हो कि वो क्या होता था कि पुत्र के गम में, इतनी वियोग में वो इतनी ज़्यादा बेसिकली क्या हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी कि वो हमेशा बेहोश हो जाती थी, आंख से आंसू कभी ना रुकते थे और इसके लिए उनके पास हर एक समय 2-2 डॉक्टर रखे जाते थे और उनके सर पर, उनके माथे पर हमेशा बर्फ़ की क्या रखी जाती थी, सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी, जिससे उनका बुखार है जो कम हो सके। ठीक है, शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था और उस आसपास के जितने भी शहर भर के लोग थे, जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उनका मन भी पुत्र शोक से द्रवित हो चुका था, यानी वो इससे उन्होंने इसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और वो भी सारे लोग ये जब कथा को सुनते थे, इस कहानी को सुनते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। तो जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि जब मन को कुछ ना सोचता है, जब मन को कुछ नहीं सूझ का रास्ता नहीं मिलता है तो बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, और यही करते करते लेखक क्या करते हैं, उसी हालत में नाक ऊपर उठाए वो ऐसे ही क्या करते हैं कि रास्ते से चलते जाते हैं। ठीक है, और सोच रहा था, क्या सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं लेखक यशपाल, क्या कहते हैं कि दुख महान मनाने के लिए भी अधिकार होता है। यहाँ लेखक यशपाल ये कहते हैं, जैसे हमने क्या देखा कि जो संभ्रांत महिला थी उसके पास दुख मनाने का अधिकार था, क्योंकि वो जब दुखी थी तो उनके घर में जो बाकी सारे सदस्य थे वो घर गृहस्थी को संभाल सकते थे। उनके लिए नौकर चाकर भी लगाए गए थे, उनके लिए डॉक्टर्स भी रखी गई थी, क्योंकि उन्हें बेहोशी आ जाती थी। ठीक है, और वो 15-15 मिनट पे ही बेहोश हो जाती थी, वो बुखार से तपते रहती थी, इसके लिए उनके माथे पर बर्फ़ भी रखा गया था। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ दी गई थी। ठीक है, और वो पुत्र वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन वही सेम दुख ये इस बूढ़ी औरत को भी हुआ, इस गरीब औरत को भी हुआ, लेकिन ये उसके बावजूद भी बाज़ार में जाकर खरबूजे बेचने के लिए विवश थी। क्यों? क्योंकि इसके घर में जो बहू थी वो भी बुखार से तप रही थी, इसके पोता पोती भी क्या थे कि खाने के लिए बिलख रहे थे। तो ये भी चाहती महिला, तो ये भी अपना दुख मना सकती थी, लेकिन इसके पास दुख का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये दुख में रोने लग जाए, दुख में बैठ जाए तो इसके घर में सब कोई भूखे रह जाएगा। ठीक है, और इसका घर गृहस्थी बेसिकली कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए यहाँ कहा गया है कि शोक करने के लिए, गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ दुख का अधिकार सभी के पास होना चाहिए। तो इसी तरह से, इसी से आप समझ सकते हो कि इस पाठ का नाम आपको दुख का अधिकार क्यों दिया है। तो फाइनली यहाँ हमने अपना पाठ फिनिश कर लिया, दुख का अधिकार, जो कि लेखक यशपाल द्वारा लिखा गया था। चलो एक बार फटाक से इस चैप्टर को हम समअप कर लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सुनना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेसिकली 2 मिनट में मैं इसको एक बार समअप कर देता हूँ। ओके, तो क्या हुआ, कहानी शुरू हुआ। कहानी शुरू होते हैं कि हमें जो अच्छे कपड़े पहने होते हैं उसी तरह से समाज में हमें अपना वर्गीकरण मिलता है, उसी से हमारी कैटेगरी जो है समाज में वो बांटी जाती है। ठीक है, और कई बार हमारे सामने ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि हमारे कपड़े जो होते हैं वो हमें झुकने नहीं देते हैं और इसके लिए हमें बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है और जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और इस कहानी में एक हमें मुख्य पात्र कौन है, वो एक निर्धन औरत, एक बूढ़ी औरत दी गई है, जो कि क्या करती है कि बाजार में डालियाँ लेकर खरबूजे को बेचती है। ठीक है, और वो तौलियों में मुंह छुपाकर फुफक फकक कर रो रही थी और आसपास के बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, दुकानदार जो उसी तरफ देखकर और उसके लिए घृणात्मक बातें किया करते हैं। कोई क्या कहता है कि औरत बहुत क्या है, बेहया है, कोई कहता है कि जैसा कोई का नियत होता है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है, और लाला जी तो ये कह पाते हैं कि ये तो अपना धर्म ईमान भ्रष्ट कर ही चुकी है और दूसरे का धर्म ईमान भी भ्रष्ट करने चली है। ठीक है, तो आगे लेखक यशपाल कहते हैं कि एक व्यक्ति फुटपाथ पर खड़ा होकर बोल रहा था कि लालची लोग रोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर वो क्या करती है कि किराने के दुकान पर बैठा लाला जी भी कहने लगे कि मरना जीना इसके लिए मायने नहीं रखता है, इसके लिए दूसरों का धर्म ईमान तो कुछ परा ही नहीं है, अपना धर्म ईमान तो ये
ब्रश कर ही चुकी है। और अभी उसके बेटे का क्या है, सूतक है, यानी 13 दिन तक उसको ये सबसे दूर रहना चाहिए, लेकिन वो फिर भी आकर बाजार में क्या कर रही है, बाजार में खरबूजे बेच रही है। और जो भी उसके खरबूजे खा जाएगा वो क्या होगा, वो भी अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ कारण भी दिया है। इसके पीछे कारण क्या दिया है कि उसका बेटा जो भगवाना था वो 23 वर्ष का था और उसकी क्या हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, कैसे मृत्यु हुई थी, शहर के पास उसके पास 1.5 बीघा जमीन था जहाँ वो खरबूजे की खेती करता था। ठीक है, और क्या हुआ कि सुबह के समय वो क्या कर रहा था, बेसिकली वहाँ खरबूजे चुन रहा था, तो वहाँ उस गलती से उसका सांप पर पैर पड़ गया और सांप ने उसको काट लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि बेसिकली उसको ओझा वैद्य वगैरह को में झाड़ फूकने में घर का सारा राशन वगैरह खत्म हो चुका था। ठीक है, उसका बदन पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ओके, और फाइनली क्या होता है कि वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया, वो परलोक सिधार गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि जिंदा आदमी तो नंगे भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। तो इसके लिए जो उनके माँ के सारे गहने थे वो भी बिक चुके थे। पुत्र के लिए उन्होंने बहुत सारे कफन वगैरह कपड़े वगैरह खरीदने में माँ के सारे पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हाथ का जो क्या हुआ गहने वगैरह बेचकर उसका दाह संस्कार को संपन्न किया। ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही जो उसके पोता पोती जो उसके घर के बच्चे थे वो जो भूख से भिलखने लगे। ठीक है, तो उसकी दादी ने क्या किया कि बच्चों को खरबूजे खाने के लिए दिए, लेकिन जो उसकी विधवा जो उसकी क्या थी, बेसिकली जो बहू थी वो बुखार से पूरी तरह से तप रही थी, जिसके लिए वो उसे क्या खाने के लिए देती, घर में कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए जो घर में जो बचा था, जो अपनी किस्मत को कोसती हुई वो क्या बाहर अपने खरबूजों को लेकर बाहर बेचने हुए बाजार में चली गई। ठीक है, तो वहाँ यहाँ एक लेखक को याद आता है कि उसके पड़ोस में एक संप्रांत यानी बहुत अमीर महिला थी, उसे के भी क्या होता था, उसका भी पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वो भी ऐसे क्या 2.5 महीने तक बिछौने पर पड़ी रही और वो हर एक 15-15 मिनट पर उसको मूर्छा आ जाती थी। उसके सेवा में हर एक नौकर चाकर और डॉक्टर लगे रहते थे और वो ज्वर से इतनी पीड़ित थी कि क्या होता है बेसिकली क्या होता है कि हर एक समय उसके माथे पर बर्फ की पट्टी रखी जाती थी। लेकिन ये जो औरत थी इसके पास दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था। तो लेखक क्या थे, लेखक बेसिकली देखने में थोड़े बड़े लग रहे थे, वो उनका पोशाक ऐसा था कि वो झुककर उस औरत से बात भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ लेखक क्लास में क्या बोलते हैं कि शोक मनाने में, गम मनाने में भी सहूलियत होनी चाहिए और इसी तरह क्या होता है कि सबको दुख मनाने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ओके, फाइनली हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है जो कि था यशपाल द्वारा रचित दुख का अधिकार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।